स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग हैक्स में। हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो स्ट्रक्चर आया है उसका नाम है 5+3+3+4। इस स्ट्रक्चर को 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है और इसके अंदर जो एज ग्रुप रखा हुआ है वो 3 से 18 साल का रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। इस सिस्टम के पहले 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज के अंदर पहले प्री प्राइमरी स्कूलिंग के 3 साल और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को कंसिडर किया हुआ है। इस स्टेज के अंदर हमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ हमें खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी बताया जाएगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि स्टूडेंट को सिर्फ बुक्स के बारे में ही पढ़ाया जाता था, उनके खेल की तरफ कोई ध्यान नहीं था और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन नई एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर बुक्स को थोड़ा कम करके, पढ़ाई को थोड़ा आसान करके, बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ के लिए उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा खेल कूद के ऊपर और अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकंड स्टेज आती है उसका नाम दिया हुआ है प्रीपेरेटरी स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट को कंसिडर किया हुआ है। इसके अंदर स्टूडेंट साइंस के बारे में पढ़ेंगे, आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट्स इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, आपको ये सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ने होते थे। लेकिन अब नई एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर आपको इन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में पढ़ना कंपलसरी नहीं रह गया है। आपको सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोग इन सब्जेक्ट्स को अपनी स्थानीय लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में भी ईजिली पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने तीसरी स्टेज आती है। उस तीसरी स्टेज का नाम रखा गया है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज के अंदर क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को कंसिडर किया हुआ है। इस स्टेज के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं कि इस स्टेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट क्लास 6 के बाद से ही कोडिंग को पढ़ सकता है, उसको सीख सकता है। कोडिंग को सीखने के साथ ही उसको नॉलेज हो जाएगी सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, आईओटी के बारे में और रोबोटिक्स के बारे में। दूसरा इसका फ़ायदा क्या रखा हुआ है कि इसके अंदर किताबों के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए हमारे सामने 2 प्रोग्राम रखे हुए हैं। इसके अंदर 2 प्रोग्राम कौन कौन से हैं? पहला प्रोग्राम है 10 डेज़ इंटर्नशिप प्रोग्राम और दूसरा है 30 डेज़ वोकेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। 10 डेज़ इंटर्नशिप में क्या होगा, आप लोगों को स्कूल के अंदर 10 दिन के लिए बिना बैग के बुलाया जाएगा। उस दौरान आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना है। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद एक इसके अंदर 30 डेज़ वोकेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा हुआ है। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के 30 दिन के लिए वोकेशनल इंटर्नशिप कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ले सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज हमारे सामने आती है वो लास्ट स्टेज क्या होती है? सेकेंडरी स्टेज। इसके अंदर क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को कंसिडर किया हुआ है। यानी कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो होती है उसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अब आपके सामने कोई भी स्पेशल स्ट्रीम सिस्टम नहीं रह जाएगा। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि अगर मुझे साइंस लेनी है तो मैं सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा या कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर आज के टाइम में कोई आर्ट का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, साइंस का स्टूडेंट अकाउंट पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक पूल सिस्टम होगा। वो पूल सिस्टम कैसे होगा? एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक पूल सिस्टम निर्धारित करेगी। उसी पूल सिस्टम में से आपको अपना एक पूल सेलेक्ट करना है। उसी पूल सिलेक्शन के बिहाफ पे आप लोग अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अब आपके सामने 12th क्लास के अंदर ही बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। 10th के बोर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और बोर्ड एग्ज़ाम को आसान कर दिया गया है ताकि बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े। साथ ही साथ इसमें बच्चों को फ्यूचर के ग्रोथ के लिए तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में उनको बताया जाएगा।
स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि इसके अंदर एक सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। अब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम लास्ट बिल्कुल साल के लास्ट में नहीं देने हैं। आप लोगों के साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, दोनों बारी के एग्ज़ाम आपके जुड़ेंगे और आपकी एक फाइनल मार्कशीट तैयार हो जाएगी। अब की पॉइंट्स क्या क्या है हमारे सामने इस एजुकेशनल सिस्टम के, नई एजुकेशनल पॉलिसी के। पहला की पॉइंट्स हमारे सामने क्या है कि हम क्लास 5th तक अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा हुआ है 6th स्टैंडर्ड के बाद से, जिससे कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाएगा। तीसरा क्या है, सेमेस्टर सिस्टम रखा हुआ है 9 to 12, जिसमें बच्चों को साल के एंड में एग्ज़ाम नहीं देने, उसको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने हैं। दोनों बारी के आपके जो मार्क्स होंगे वो जुड़ करके आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। साथ ही साथ अब जो 9th से 12th तक का सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, उसके अंदर आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपके बिहेवियर को, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को देख करके भी मार्क्स दिए जाएंगे। आप सब्जेक्ट के साथ साथ अपनी इन चीज़ों पर भी ध्यान दे के चलेंगे, तभी आपकी मार्कशीट अच्छे से बन पाएगी। उसके बाद लास्ट आपका क्या है कि रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। 360 डिग्री असेसमेंट का क्या मतलब है, इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट अपने आप खुद को विश्लेषण कर सकता है, उसके जो सहपाठी होंगे, उसके साथ पढ़ने वाले होंगे, वो उस स्टूडेंट को जज कर सकते हैं, उसके टीचर्स उसको जज कर सकते हैं, और एक ओवरऑल मार्कशीट तैयार हो जाएगी, एक 12th की मार्कशीट तैयार हो जाएगी, जिसके बिहाफ पे वो आगे की हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। तो ये तो था हमारा एजुकेशनल सिस्टम स्कूलिंग से को लेके। अब आगे बढ़ते हैं हमारा कॉलेज को लेकर के इस नीति में क्या बदलाव किए गए हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं। 12th के एग्ज़ाम के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे 12th में मार्क्स कम आए हैं, अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अब आप लोगों के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की फैसिलिटी उपलब्ध कराई दी गई है। इसके अंदर आप लोगों को एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स आपके 12th के मार्कशीट के साथ जोड़ दिए जाएंगे और आपके ओवरऑल परसेंटेज को देख करके आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोग किसी भी वजह से 12th में कम मार्क्स आपके आए हैं, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को दे करके उसमें अच्छा परफॉर्म कर करके भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन आप लोग ले सकते हो। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम को भी 3 साल में और 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है। ये 3 और 4 साल में कैसे डिवाइड किया हुआ है, जैसे आप लोग किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद अगर आप किसी भी कारणवश आपको पसंद नहीं आ रहा या आपकी कोई पर्सनल रीज़न है, आपको वो कोर्स छोड़ना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, अगर आपने कोई कोर्स बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था, आपका वो 1 साल वेस्ट है। लेकिन नई एजुकेशनल पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी कोर्स को 1 साल किया हुआ है, उसके एग्ज़ाम 1 साल दिया हुआ है, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को हम सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से रख सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही अगर हमारे पास 2 साल का कोई कोर्स हमने किया हुआ है, 2 साल के एग्ज़ाम हमने दिए हुए हैं, तो हमें एक डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। उस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके अंदर मेंशन होगा कि हमने इस कोर्स को 2 साल किया हुआ है। ये एक तरीके का मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम है। मल्टी एंट्री का मतलब क्या है कि अब जब हम चाहें किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं और जब चाहें निकल सकते हैं। लेकिन पहला ऐसे कुछ भी नहीं होता था। पहले आपको अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया तो या तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कोर्स को 3 साल के लिए करते हैं तो 3 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी। उस डिग्री के बिहाफ पे आप लोग आगे की कोर्स पढ़ सकते हैं, या आगे जो भी कुछ करना चाहे या दूसरा कोई कोर्स करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है 4 साल की। अब 3 साल और 4 साल में क्या डिफरेंस है, अगर आपको मास्टर्स नहीं करनी है तो आप 3 साल की डिग्री कर करके भी आगे जो फ्यूचर में अगर आपको जॉब वगैरह करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मास्टर करनी है, पीएचडी करनी है, तो आपको कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल के लिए करना पड़ेगा। इस 4 साल के कोर्स में आपको लास्ट ईयर में एक रिसर्च करनी पड़ेगी, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। उस रिसर्च पेपर के साथ आपको डिग्री मिल जाएगी, जिसके बिहाफ पे आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। और इस नई एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अगर 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए जाते हैं, लेट सपोज जैसे कि आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद या बीए कर लिया, बीए के बाद आपको एमए करना है, तो एमए सिर्फ आपको 1 साल की करनी पड़ेगी। और एमए के बाद आप लोग डायरेक्टली फिल को ना करके डायरेक्टली आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। पहले के टाइम में आपको क्या करना होता था
आपने मास्टर कर ली, मास्टर के बाद आपको एमफिल करना पड़ेगा, एमफिल के बाद आपको पीएचडी करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग 4 साल की ग्रेजुएशन करो, उसके बाद 1 साल की मास्टर्स करो, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इस नए सिस्टम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे सामने क्या आया है कि इसके अंदर अब स्टूडेंट्स को एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी मिलेगी। ये एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, मान लेते हैं कि आपने किसी कोर्स में 1 साल के लिए एडमिशन ले लिया है, उसके आपने एग्ज़ाम दिए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, तो उस 1 साल के मार्क्स को आपके एकेडमी बैंक में सेव कर दिया जाएगा। जब भी आप कोई कोर्स 3 साल की कंप्लीट डिग्री करेंगे तो उस डिग्री की फाइनल मार्कशीट में आपके उस 1 साल के कोर्स के मार्क्स को ऐड कर करके आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो ये फ़ायदा है एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का, और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा और डिजिटल रहेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि हायर एजुकेशन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ उनको ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस बिल को जो पारित किया गया है उस बिल का नाम रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है हायर एजुकेशन बिल। पहले जो हमारा नाम होता था MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस नीति की घोषणा के साथ ही इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा 2021 से 2022 के सेशन तक। ये जो हमारी पॉलिसी हमारे सामने चेंज होके आई है, ये 34 साल बाद आई है, और ये 3rd एजुकेशनल पॉलिसी है। इस एजुकेशनल पॉलिसी को बदलने के लिए बहुत बड़े लेवल पे कंसल्टेंट किया हुआ है बड़े लोगों से। ऐसी कोई नगर पंचायत नहीं है जो कंसल्टेंट ना किया हुआ हो। इतने लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही इस एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसमें कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं। कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद ये संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद में ये पास हो जाता है तो उसके बाद अलग अलग राज्य सरकार इसको बिल पास करेगी और अपने अपने राज्य में अप्लाई कर देगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरीके की आगे आने वाले टाइम में अगर वीडियो की जानकारी आप चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।